नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। आपको पता है पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें जो है वो 100 नंबर के क्वेश्चन जो है वो आएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का जो है वो रहने वाला है और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी इस सीरीज़ के, क्योंकि हम हर एक सेक्शन को जो है वो यहाँ पर कवर करते हैं, चाहे वो हिंदी इंग्लिश का सेक्शन भी क्यों ना हो, हम उसको भी यहाँ पर कवर करते हैं और इसकी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो बोलते हैं कि जो निम्नलिखित में से किस देश ने जो है वो महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस की ट्रॉफी का खिताब जो है वो जीता है। तो महिलाओं की जो हॉकी की एशियाई चैंपियनशिप हुई उसकी बात की जा रही है कि ये खिताब जो है वो किसके द्वारा जीता गया। ये खिताब जीता गया अपना देश भारत के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब देखो, इंडिया ने जब खिताब जीता ना, तो इंडिया ने किसी ना किसी कंट्री को तो यहाँ पर हराया होगा, तभी तो वो खिताब जीता होगा इंडिया ने। तो इंडिया ने यहाँ पर डिफीट किया किसको? जापान को। जापान को इंडिया की वुमेन एशियन जो वुमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई उसमें इंडिया ने जापान को जो था वो जो डिफीट किया। और आपने ध्यान रखना है कि ये हुआ कहाँ पर था मैच, ये भी पता होना चाहिए कि मैच हुआ कहाँ पर था। ये मैच हुआ था झारखंड में। अब देखो, हम बात करें कि यहाँ पर पार्टिसिपेट किस किस कंट्री के द्वारा किया गया था, तो इंडिया के अलावा हम बात करें तो जापान हो गया, मलेशिया हो गया, चीन हो गया, कोरिया, थाईलैंड, इन सभी कंट्रीज के द्वारा जो था वो यहाँ पर पार्टिसिपेट किया गया था। परंतु इंडिया जो था वो यहाँ पर विनर निकल कर आया। मैंने आपको बताया कि झारखंड में ये आयोजित किया गया था, परंतु कहाँ पर कौन सा स्टेडियम था वो स्टेडियम का नाम भी पता होना चाहिए। तो स्टेडियम का नाम था जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम और ये झारखंड में जो है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा जाता है। यहाँ से काफ़ी है इतनी जानकारी हमारे लिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर साइमा वजीद हु वाज इलेक्टेड एज द WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रीजनल डायरेक्टर फॉर साउथ ईस्ट एशिया बिलोंग्स टू विच कंट्री। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रीजनल डायरेक्टर बनी है साउथ ईस्ट एशियन रीजन के लिए, वो बनी है साइमा वजीद। साइमा वजीद कौन सी कंट्री से जो है वो संबंध रखती है? साइमा वजीद संबंध रखती हैं बांग्लादेश से। ऑप्शन इसका डी सही आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है ना, शेख हसीना, उनकी ये डॉटर है। ये ध्यान रखना। बड़े इंटरेस्टिंग इलेक्शन थे ये। इसमें भी इलेक्शंस होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, वो जो है वो यहाँ पर वोटिंग करती हैं और मेंबर जो है वो चुन कर आते हैं। तो इंडिया ने भी वोट किया था। इंडिया के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था वोट करना, क्योंकि एक और तो ये साइमा वजीद जो था वो खड़ी थी। जब एक और भारत मानता है कि भारत के बांग्लादेश के साथ अच्छे संबंध है, दूसरी ओर जो था वो खड़े थे नेपाल से जो खड़े हुए थे, तो नेपाल के थे शंभू आचार्य। शंभू आचार्य जो है वो माना जाता था कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर जनरल है ना, उनके बड़े खास हैं, तो उनकी सपोर्ट उनको मानी जाती थी, ऐसा कहा जाता था। परंतु वो यहाँ पर हार गए और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो डॉटर है साइमा वजीद, वो जो था वो यहाँ पर जीत गई। अब मैंने कहा कि WHO के जो डायरेक्टर जनरल है, WHO के प्रेजेंट टाइम में डायरेक्टर जनरल कौन है ये पता होना चाहिए। वो है टेड्रोस ए घेब्रेयेसस। टेड्रोस ए घेब्रेयेसस जो है वो वहाँ के क्या है, उनका नाम ध्यान रखना है। ये WHO के जो है वो डायरेक्टर जनरल है प्रेजेंट टाइम में। और WHO की ही हम बात करें तो WHO की स्थापना कब की गई थी? WHO की स्थापना भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी स्थापना और इसका हेडक्वार्टर ये दोनों ही ज़रूरी है। 1948 में इसकी स्थापना कर दी जाती है और आपने ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है वो इसका हेडक्वार्टर स्थित है। वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे? आपने ध्यान रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और 2023 में जब ये मनाया गया तो ये जो था वो 7 अप्रैल को मनाया गया, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई है। और 2023 में इसकी थीम क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल जो था वो इसकी थीम रखी गई थी। ये भी नोट करनी है। तो ये आपने सारा WHO से लेकर बांग्लादेश तक सारा जान लिया। आगे बोलते हैं चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड वाज कॉन्फर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड जो है वो दिया जाता है, ये जो है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है वो दिया जाता है? तो चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड का ध्यान रखना है कि ये अवार्ड जो है वो UNEP के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। इस तरह के देखो, UNEP का पूरा नाम पहले पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UN स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन और EP स्टैंड फॉर एनवायरनमेंट और आगे प्रोग्राम। ये आपने ध्यान रखना है, इसके लिए जो है ये स्टैंड करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी UNEP की? ये 2005 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी। UNEP का जो चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड है ना, इसकी स्थापना की गई थी 2005 में। ये आपने ध्यान रखना है कि 2005 में इसकी स्थापना की गई। दिया किस फील्ड में जाता है? ये दिया जाता है लीडरशिप में दिया जाता है, कोई इंस्पिरेशनल काम करता है उसको दिया जाता है,
तो इस तरह से तो ये दिया जाता है। आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा चर्चा में ये तब आया था जब ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो था वो दिया गया था। प्रधानमंत्री साहब को कब ये अवार्ड जो था वो दिया गया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड जो था 2018 में दिया गया था। पूछने वाला ये पूछ लेगा कि कौन से ईयर में दिया गया था। इनके साथ एक और जो हमारे तो भारत के प्रधानमंत्री थे जिनको दिया गया था, परंतु एक प्रेसिडेंट भी थे जिनको दिया गया था, वो थे फ्रांस के प्रेसिडेंट जिनका नाम था एम्यूल मैक्रोन। एम्यूल मैक्रोन का नाम भी ध्यान रखना है, इनको भी 2018 में ये अवार्ड दिया गया था। तो अभी चर्चा में था थोड़ा सा, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को ये दिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखें आपने क्या हमारे पास क्या दिया गया है। आगे बोलते हैं द मिन्यूटमैन 3 है ये, स्टेज 3 करके बोलते हैं सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय। तो बोलते हैं कि ये जो मिन्यूटमैन 3 एक 3 चरण की जो एक ठोस ईंधन वाली एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ये हाल ही में किस कंट्री के द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये यूएसए के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। यूएसए के द्वारा जो है वो लॉन्च की गई है। लॉन्च करने का मतलब ये नहीं कि किसी के ऊपर इन्होंने अटैक किया या कुछ, बस इन्होंने अपनी कैपेसिटी दिखाने के लिए जो था ये लॉन्च की। यूएस ने इसलिए लॉन्च किया ताकि वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को जो है वो दिखा सके कि उनकी स्ट्रेंथ किस तरह से है। अगर हम बात करते हैं ना कि किस कंट्री के पास कितने न्यूक्लियर वेपन है, पहले नंबर पर ना यूएसए आ जाता है। यूएस जो है वो पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो रशिया जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें ना कि तीसरे नंबर पर कौन सी कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन की श्रेणी में आती है, तो तीसरे नंबर पर जो है वो फ्रांस आ जाता है। चौथे नंबर पर चाइना आता है। पांचवें नंबर पर जो है वो यूनाइटेड किंगडम आ जाता है और छठे नंबर पर आता है पाकिस्तान। सातवें नंबर पर आता है फिर इंडिया। आपने ध्यान रखना है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है वो इंडिया से ज़्यादा है न्यूक्लियर वेपन में। कहा भी जाता है ना कि एक और इंडिया जब तरक्की कर रहा था ना, तो पाकिस्तान ने अपना पैसा ना ऐसे ही कामों में लगाया, मतलब एनर्जी अपनी उल्टी जगह लगा दी। तो पाकिस्तान की हालत, इकॉनमी आज इतनी स्ट्रांग है नहीं, बड़ी ही कमज़ोर है वहाँ की सिचुएशन। क्या आपको पता है कि इंडिया ने अपना सबसे पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो क्या किया था और उसका क्या नाम था और कब किया था? तो इंडिया ने सबसे पहली बार 1974 में जो था वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ये पोखरान राजस्थान में किया गया था और इसको नाम दिया गया था, इसको स्माइलिंग बुद्धा करके जो था वो नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा करके इसको नाम दिया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये न्यूक्लियर कैपेसिटी को लेकर आप ध्यान रखें किस तरह से रैंकिंग है। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन चोजन फॉर द ईयर्स एजुथाचन पुरस्कारम। तो बोलते हैं कि हाल ही में ये जो एजुथाचन पुरस्कार है ये किसे मिला है? तो एजुथाचन पुरस्कार जो है ये मिला है ऑप्शन सी एस.के. वसंतन को। ये एस.के. वसंतन कौन है और ये किस तरह का प्राइज़ है जो चर्चा में आया? ये प्राइज़ चर्चा में इसलिए आया क्योंकि केरला का वन ऑफ द हाईएस्ट ये प्राइज़ है लिटरेचर की श्रेणी में। ये आपने ध्यान रखना है कि केरला का ये एक हाईएस्ट अवार्ड है लिटरेचर की श्रेणी में और इसलिए ये अभी दिया गया तो चर्चा में आया। केरला के जो मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं सांजी चेरन, उनके द्वारा जो था ये अवार्ड दिया गया। केरला सरकार के द्वारा ही जो है वो इसे जो है वो स्टेबलाइज किया गया है। लिटरेचर की श्रेणी में जो है ये दिया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एजुथाचन अवार्ड जो है वो लिटरेचर की श्रेणी में दिया जाता है, कौन सा स्टेट इसको देता है? तो केरल स्टेट आपने ध्यान रखना है कि केरल स्टेट के द्वारा दिया जाता है। या फिर पूछा जा सकता है कि केरला स्टेट ये जो एजुथाचन पुरस्कार देता है ये कौन सी कैटेगरी है जिसमें देता है? तो लिटरेचर की कैटेगरी में ये देता है। ये दोनों ही बातें आपने यहाँ से नोट करनी है। एक और बात आपने ध्यान रखनी है कि पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पद्मा अवार्ड जो है वो दिए गए जब 2023 में, तो वो कितने दिए गए? ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि जब तक 2024 के अवार्ड नहीं मिल जाते तब तक ये रेलिवेंट रहेगा ही रहेगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो टोटल ना अवार्ड दिए गए 106 अवार्ड, पद्मा अवार्ड। ये अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो दिए जाते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज इसमें जो है वो डिवाइड की गई हैं या फिर होती हैं? कौन कौन सी कैटेगरीज जो है वो इसमें होती हैं? इसमें एक पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्म श्री होता है। क्वेश्चन पूछने वाला पूछ लेता है कि इनमें सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन होता है? तो पद्म विभूषण अवार्ड जो है वो सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है वो होता है। उसके बाद पद्म भूषण आता है और उसके बाद पद्म श्री अवार्ड आता है। पद्म विभूषण अवार्ड जो दिया गया वो 6 लोगों को जो था वो दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। तो ये हमारे लिए पास इंपॉर्टेंट डाटा हो गया, इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वही सब लिखा गया है, मैंने आपको पहले ही लिटरेचर के बारे में बता दिया है, इस अवार्ड के बारे में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 2024 वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली विल बी होस्टेड बाय। तो बोलते हैं कि 2024 की विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी?
2024 की जो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली होगी उसकी मेजबानी अपना देश भारत महान जो है वो करेगा। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब इंडिया जो है उसकी मेजबानी करेगा। ये असेंबली ना प्रत्येक 4 ईयर्स में होती है, मतलब 4 सालों के बाद जो है ये होती है। और अब ये होगी 2024 में। 2024 में होगी तो 15 से 24 अक्टूबर 2024 में इंडिया जो है वो इसको होस्ट करेगा और न्यू दिल्ली में ऑब्वियसली इसको होस्ट किया जाएगा। अच्छा, मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कौन है प्रेजेंट टाइम? तो मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है उनका नाम है श्री अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णवा का नाम ध्यान रखना है आपने कि ये मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है। इनका नाम ज़रूरी हो जाता है आपके लिए क्योंकि ये मिनिस्टर हैं इसके, और ये हमारे पास एक कॉन्फ्रेंस होगी 4 सालों के बाद होती है। 2024 में जब होगी तो इंडिया इसको होस्ट करेगा, तो इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट रहती है इस तरह की। G20 अभी इंडिया ने होस्ट किया था तो वो भी काफ़ी प्राउड मूवमेंट था। आगे बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, ये नेशनल आइकन जो है वो सिलेक्ट करता रहता है। तो अभी किसको जो है वो नेशनल आइकन चुना गया है? राजकुमार राव को जो है वो नेशनल आइकन चुना गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्या इसका टारगेट है, क्यों जो है वो चुना गया किसी भी इलेक्शन आइकन को? ताकि अवेयरनेस इलेक्शंस के बारे में फैलाई जा सके। इलेक्शंस कितने ज़रूरी हैं, वोट देना कितना ज़रूरी है, उनकी जो है वो जानकारी लोगों को दी जाए। आपको पता है एक ब्रांड एम्बेसडर टाइप में बना दिया जाता है ताकि लोग अवेयर हों, लोग वोट करने के लिए जो है वो प्रोत्साहित हों। ये आपने ध्यान रखना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है प्रेजेंट? चेयरमैन कौन है ECI के? तो ECI के जो चेयरमैन है ना उनका नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये खैसकर टैट का एग्जाम हो गया आपके, ऐसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजीव कुमार प्रेजेंट टाइम में जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। राजीव कुमार का नाम आपने ध्यान रखना है। एक बार तो पूछा भी जा चुका है एग्जाम में ये क्वेश्चन, हो सकता है आगे फिर से पूछा जाए। ये जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसके पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सुकुमार सेन जो था वो रहे थे। तो सुकुमार सेन जी का नाम भी आपने ध्यान रखना है कि सुकुमार सेन जो था वो पहले जो था वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो था वो रहे थे। इलेक्शन कमीशन जो सेटअप किया गया वो कौन से आर्टिकल के तहत किया गया? तो आर्टिकल नंबर 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है जिसके तहत इसको सेटअप किया गया। प्रेजेंट टाइम में कौन है ये आपने ध्यान रखना है। चेयरमैन कौन से हैं और चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनको कहते हैं ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो राजीव कुमार हैं प्रेजेंट टाइम में, उनको अपॉइंट किसके द्वारा किया गया? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। इलेक्शन कमीशन जो है एक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस तरह की बॉडी है ये, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आगे देखें क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। तो भारतीय प्रेस जो है ना उसका मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? उसका लिबरेटर किसको कहा जाता है? उसका लिबरेटर जो है वो कहा जाता है सर चार्ल्स मेटकॉफ को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। सर चार्ल्स मेटकॉफ को जो है वो लिबरेटर कहा जाता है हमारे इंडियन प्रेस का। इनके बारे में क्वेश्चन जानते हैं थोड़े से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी है। इनका कार्यकाल जो था वो कब से लेकर कब तक रहा था? इनका कार्यकाल 1835 से लेकर 1836 के बीच में जो था वो रहा था। और इनके द्वारा क्या किया गया था? इनके द्वारा जो था वो एक प्रेस लॉ लाया गया था जिसके तहत क्या हुआ था, रेस्ट्रिक्शंस जो इंडियन प्रेस के ऊपर लगाई जाती थी उन रेस्ट्रिक्शंस को जो था वो हटा दिया गया था। प्रेस को लेकर अगर बाद में कभी हलचल हमें देखने को मिली तो वो हमें कब देखने को मिली? हमें देखने को मिलती है प्रेस के लोग लेकर जो हलचल देखने को मिलती है लॉर्ड रिपन के टाइम में, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में एक वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो है वो आता है। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो आता है ना वो 1878 में आता है। पूछा जाता है कि वर्नैकुलर प्रेस एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जो था वो 1878 में इंट्रोड्यूस किया गया था। परंतु जैसे ही लॉर्ड रिपन आते हैं 1880 में जो था वो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल शुरू हुआ था और 1884 तक चला था। 1880 से 1884 तक चला था। जैसे ही ये आते हैं ना, इन्होंने क्या किया, इसको रिपील कर दिया। ये आपने ध्यान रखना है, रिपील कर दिया इन्होंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को। और कौन सा ईयर रहा? 1882 का टाइम था जब इन्होंने रिपील कर दिया। 1878 में ये आता है, 1882 में इसको रिपील कर दिया जाता है। लॉर्ड लिटन के टाइम में आता है, लॉर्ड रिपन इसको रिपील कर देते हैं। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल जो था वो 1876 में स्टार्ट हुआ था और ये जो था वो 1880 तक जो था वो स्टार्ट हुआ चला रहा था। 1880 में लॉर्ड रिपन जो है वो बन जाते हैं लिटन के बाद और 1884 तक जो है ये अपना कार्यकाल चलाए रखते हैं। आपने एक और बात ध्यान रखनी है ना कि बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं ये क्वेश्चंस भी। ज़रूरी नहीं कि पेपर 1 में नेशनल इंटरनेशनल अफेयर ही पूछा जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। आपको हर एक सिचुएशन के लिए जो है वो तैयार रहना है।
करंट अफेयर तो स्ट्रांग होने ही चाहिए, परंतु बाकी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, खासकर साइंस के बच्चे जो जिनका साइंस का पीजीटी का है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो टेस्ट सीरीज़ भी पेपर 1 के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी इनके लिंक मिल जाएंगे। तो देरी मत कीजिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 2 में अगर आपको लगता है कि आपकी सिलेक्शन हो सकती है तो पेपर 1 में चांस ना लें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एक तो रहने वाली है और ऊपर से बड़ा ही फिल्टर्ड, आप कह सकते हैं कि फिल्टर होके जो है वो यहाँ पर कंपटीशन पहुँचा है। तो आप डेफिनेटली सक्सेस होंगे, मेहनत करते रहिए, बस पीछे मत हटना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एज पर 2011 सेंसस डाटा द ओवरऑल सेक्स रेशो इन इंडिया इज। तो बोलते हैं कि 2011 का जो जनगणना का आंकड़ा आया, 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार जो था वो ओवरऑल जो इंडिया की सेक्स रेशो रही थी वो क्या रही थी। तो देखो, इंडिया की सेक्स रेशो रही थी 940। हम हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं कि 2011 में जब जनगणना हुई थी ना, तो इंडिया का लिटरेसी रेट क्या रहा था। इंडिया का लिटरेसी रेट रहा था 74.04। हम अक्सर हिमाचल के बारे में ही पढ़ते हैं, आज इंडिया के बारे में रिवाइज कर रहे हैं। तो मेल लिटरेसी रेट क्या रहा था और फीमेल लिटरेसी रेट क्या रहा था। मेल लिटरेसी रेट रहा था 82.14% और फीमेल लिटरेसी रेट रहा था 65.46%। ये भी आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना कि सेक्स रेशो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इंडिया की सेक्स रेशो थी 940, कहीं पर 943 लिखी गई होती है, मतलब अप्रॉक्सीमेट में आप ध्यान रखें कि 940-43 के बीच में वेरी करती है। और आपने ध्यान रखना है कि 2001 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग कितनी थी इंडिया की, 933 थी, 933 थी। तो 940-43 भी कहीं पर लिखा गया है। तो ये आपने दोनों ही आंकड़े ध्यान रखने हैं, क्योंकि कुछ भी एग्जाम में ऑप्शन आपके पास दी जा सकती है। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जल्दी से बात कर लेते हैं कि हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में जो है ये क्या है। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में ये 972 जो है वो रहती है। कितनी रहती है? 972 जो है वो हिमाचल के केस में जो है ये रहती है। अगर हम बात करते हैं ना हिमाचल में कि सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिली, वो कहाँ पर देखने को मिली सेक्स रेशो, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो जो था वो हमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। हमीरपुर की जो सेक्स रेशो जो थी 1095 थी। सबसे कम सेक्स रेशो अगर हमें कहीं पर देखने को मिलती है तो वो हमें लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। लाहौल स्पीति की सेक्स रेशो थी 903। तो आपकी इंडिया के साथ कंपेयर करने को पूछ ले, हिमाचल जी के में पूछ ले, इंडिया जी के में पूछ ले, तो आपने दोनों की दोनों ही याद रखनी है कि किस तरह से जो है ये आंकड़ा एग्जैक्टली है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कुछ स्टेट दिए गए हैं, उनमें नंबर ऑफ मेंबर इन लोकसभा दिए गए हैं। हमारे पास मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना ये स्टेट दिए गए हैं, और इन स्टेट्स में पूछा गया है कि कितने मेंबर जो है वो इनकी लोकसभा में हैं। लोकसभा यहाँ पर होगा। एक्चुअली में अभी लोकसभा, अभी जो है वो विधानसभा के इलेक्शन हुए कुछ स्टेट्स में, तब ये चर्चा में आया आपके पास। सबसे पहले हमारे पास मध्य प्रदेश जो है वो दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा के मेंबर 29 है। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर 29 ही है। हमारे पास राजस्थान जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। राजस्थान में क्या 25 मेंबर है। राजस्थान में बिल्कुल सही बात है कि 25 मेंबर ही है। हमारे पास छत्तीसगढ़ जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। क्या छत्तीसगढ़ में जो है वो 11 मेंबर जो है वो है। तो छत्तीसगढ़ में बिल्कुल सही बात है कि 11 मेंबर ही जो है वो लोकसभा में आते हैं। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना में जो है वो कितने मेंबर आते हैं। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो 17 मेंबर जो है वो यहाँ पर आते हैं। 17 मेंबर यहाँ पर आते हैं। तो ऑप्शन डी ये जो है वो गलत यहाँ पर मैच किया गया है। अब देखो लोकसभा के आपको पता चल गया कि मध्य प्रदेश में 29 हैं, राजस्थान में 25 हैं, छत्तीसगढ़ में 11 हैं, तेलंगाना में 17 हैं। क्या इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? पिछले पेपर देखना उठाकर, वहां पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के ये क्वेश्चन फेवरेट रहते हैं, करंट अफेयर्स में पूछ लिए जाएंगे ये क्वेश्चन। बोलते हैं मध्य प्रदेश में क्या राज्यसभा के मेंबर भी हैं? सभी स्टेट्स में है ऑब्वियसली। तो मध्य प्रदेश में कितने हैं राज्यसभा के मेंबर? राज्यसभा के यहाँ पर 11 मेंबर जो है वो आते हैं। राजस्थान में अगर हम बात करते हैं कि कितने हैं यहाँ पर मेंबर, तो राजस्थान में अगर हम बात करें तो 10 मेंबर जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 5 मेंबर आते हैं। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो तेलंगाना में कितने मेंबर आते हैं? 7 मेंबर जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। ये तो हो गए लोकसभा के, ये हो गए राज्यसभा के। अभी हमें पता होना चाहिए कि विधानसभा के इलेक्शन हुए, मुद्दे की बात तो रह ही गई, विधानसभा में कितने मेंबर जो हैं वो यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले देखें मध्य प्रदेश में जो है वो कितने मेंबर हैं विधानसभा में? 230 सीट पर जो है वो यहाँ पर इलेक्शन होंगे। और अगर हम बात करते हैं उसी तरह राजस्थान की, तो राजस्थान में कितने मेंबर हैं? राजस्थान में 200 मेंबर जो है वो है 200। और अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में कितने मेंबर हैं? 90 मेंबर यहाँ पर आते हैं। तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं कि तेलंगाना में जो है वो कितने हैं, तो तेलंगाना में जो है वो 119 मेंबर जो है वो विधानसभा में है।
ये आपने ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? हिमाचल प्रदेश में जो है वो 68 मेंबर आते हैं। अगर हम बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश से पार्लियामेंट में कितने मेंबर चुनकर जाते हैं, तो वो आप कमेंट करके बता देंगे जल्दी से कि पार्लियामेंट में हमारे यहाँ से कितने मेंबर चुनकर जो है वो जाते हैं। बाकी आपने जो करंट इवेंट्स चले हैं उनके बारे में यहाँ से जान लिया सारा का सारा इलेक्शंस का। किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा गया डेफिनेटली आप मेंटली प्रिपेयर होंगे उसका आंसर देने के लिए। तो देखो यहाँ पर हिंदी के ही क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। खाद और खाद्य, इनमें क्या फ़र्क है दोनों में? खाद क्या होता है? खाद होता है उर्वरक जो खेतों में दी जाती है, खाद्य होता है खाने योग्य। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन अलाइड के मेंस में भी पूछे गए हैं, इस तरह से क्वेश्चन प्री में भी पूछे जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर खाद और खाद्य में क्या फ़र्क होता है। एक होता है चंट और एक होता है चंड। तो इन दोनों में जो है वो क्या फ़र्क है, इन दोनों का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। चंट होता है चतुर, चतुर कहते हैं। चंड होता है क्रोधी, है ना। तो चंट और चंड में फ़र्क पता होना चाहिए, ये भी आपने यहाँ से नोट करना है ना। इस तरह के क्वेश्चंस एलाइड के मेंस में पूछे जाते हैं, एचएस में भी कई बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। धरा और धारा, धरा और धारा, तो इसमें इनमें क्या फ़र्क है? धरा होता है पृथ्वी, पृथ्वी होता है धरा, और धारा होता है प्रवाह। प्रवाह, धारा आपको पता है ना कि प्रवाह नदी की धारा, उस तरह का प्रवाह जो है ये बात की जा रही है। और एक और बात कि अगर आप एलाइड्स की तैयारी कर रहे हैं, एलाइड की तैयारी कर रहे हैं ना, एलाइड की टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। एलाइड की तैयारी करने से ना आपके बाकी सारे एग्जाम जो है वो कवर हो जाते हैं, तो आपको वहाँ पर भी हेल्प मिल जाएगी। आगे बोलते हैं नियत और नियत, इनमें मात्राओं का फ़र्क है। तो क्या फ़र्क है इनमें? नियत क्या होता है? नियत होता है, ये पहले वाला नियत है, ये होता है निश्चित, और नियत ये वाला जो है ना ये होता है इरादा। नियत और नियत, निश्चित और इरादा, ये फ़र्क जो है वो दोनों में है। एक है सम और एक है शम। तो इनमें क्या फ़र्क है? सम होता है सम्मान और शम जो होता है वो होता है मोक्ष। इनमें ये फ़र्क है। ऑप्शन है सम्मान और मोक्ष जो है वो इसका सही आंसर होगा। हिंदी के ही क्वेश्चन हम यहाँ से डिस्कस करते हैं आज। दोनों क्वेश्चंस आपने जान लिए, ये 5 क्वेश्चंस आपने अलग अलग जो था वो एग्जांपल्स यहाँ पर देखे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप मेंटली एटलीस्ट प्रिपेयर तो हो जाएंगे यहाँ से जब ग्रामर पढ़ेंगे। क्वेश्चन देखें जी, आगे बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिसाइडेड टू एग्जिट चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो अभी हाल फिलहाल में कंट्री ने डिसाइड किया है कि चाइना का जो BRI है ना उसको वो एग्जिट कर देगा, उसको जो है वो छोड़ देगा। बस वही कंट्री का नाम पूछा गया है। जो लास्ट एडिशन था ना इस उत्तीर्ण सीरीज़ का, उसमें जो था वो हमने वो डिस्कस किया था। मैंने डिटेल से BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में भी आपको बताया था। इंडिया का क्या दिक्कत है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, वो भी बताया था। अभी आपने कमेंट करके इसका आंसर बताना है। टेस्ट सीरीज़ का आपको पता है कैसे प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से करनी है। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज़ का ग्रुप है ना वो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और टेलीग्राम पर आप कैसे ज्वाइन करेंगे? अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से भी डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, टेस्ट सीरीज़ का पता चल गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।